नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, जो कि रीट के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्यावरण का सामान्य परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है परि, दूसरा का मतलब है आवरण। इसका मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पर्यावरण शब्द है ना, वो फ्रेंच भाषा के एनवायरनियर, इस एनवायरनियर शब्द से बना है, जो कि फ्रेंच भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है गिरा हुआ। जिसका अर्थ क्या होता है? गिरा हुआ। अर्थात वे सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक परिस्थितियां जो एकल मानव व मानव समुदाय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, वो पर्यावरण कहलाती हैं। आगे है पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पूछा जाता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो हमें बताना है 3। तो पहला है वायुमंडल, दूसरा है स्थल मंडल और तीसरा है जल मंडल। इन तीनों घटकों से पर्यावरण का निर्माण होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण, कैसा आवरण? गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जो कि कई किलोमीटर तक विस्तृत है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कौन सी शक्ति? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल सदैव पृथ्वी के साथ जुड़ा रहता है। मतलब पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान रहे, वायुमंडल के अभाव में, अगर वायुमंडल अगर नहीं होगा तो वायुमंडल के अभाव में सजीवों के अस्तित्व की कल्पना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि प्राणी और पादपों को प्राण वायु वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। प्राण वायु जो कि ऑक्सीजन है, वो हमें कहाँ से मिलती है? पर्यावरण से ही प्राप्त होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर हवा की विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। यह सौर विकिरण की, कौन सी विकिरण है? यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। यानी कि सौर विकिरण की जो लघु तरंगे हैं, उनको पृथ्वी तक आने देता है। परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। जो विकिरण होती है, उनके लिए अवरोधक बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिसे पृथ्वी पर औसत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। पृथ्वी पर औसत कितने डिग्री तापमान रहता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना हुआ रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीव मंडल के विकास का आधार था। तो यही तापमान पृथ्वी पर जीव मंडल के विकास का आधार है। वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक सा रहता है। यानी वायुमंडल की जो 80 किलोमीटर तक मोटाई है, वहाँ पर गैसों का मिश्रण लगभग एक जैसा ही रहता है। इसे हम सममंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम सममंडल कहते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें हमें मिलती है। इसलिए इसे विषम मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? विषम मंडल भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर प्राप्त स्तरों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो निम्न भाग कौन कौन से हैं, ये हमें याद रखना है। सबसे पहले नंबर आता है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद नंबर आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं इसे। फिर बीचों बीच होता है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फियर कहते हैं। फिर आता है ताप मंडल, जिसको थर्मोस्फियर भी कहते हैं। फिर आता है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फियर भी कहते हैं। तो इनका क्रम हमें अच्छी तरह से याद रखना है। इसके क्रम के बारे में पूछा जा सकता है। तो अपने को पता होना चाहिए 5 प्रकार की परतें होती हैं।
बीच में जो पर्वत है उसको मध्य मंडल कहते हैं, सबसे बाहर जो है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। तो बीच, तो अपने को ये बात पता रखनी है, दूसरे और चौथे पे तापमंडल है, ये है समताप मंडल, ये है तापमंडल, और सबसे नज़दीक है शोभ मंडल। इस प्रकार आपने याद रखना है। तो देखिए ये डायग्राम अच्छी तरह से इसमें बना हुआ है, ये पृथ्वी बनी हुई है, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले देखो ये सौर मंडल है, जिसमें बादल वगैरह होते हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं, ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी इसका घटता रहता है। और दूसरा है शोभ सीमा, ये है शोभ सीमा, इसको बोलते हैं शोभ सीमा, और ये लगभग 0 से 8 किलोमीटर तक होती है, 8 से 50 किलोमीटर तक जो होती है, इसमें उल्काएं गिरती हैं, विमान उड़ते हैं, इसे हम कहते हैं समताप मंडल। यानी कि कभी कभी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि किस मंडल के अंदर वायुयान उड़ते हैं, तो समताप मंडल के अंदर वायुयान उड़ते हैं। और यहाँ पे ओजोन की परत भी पाई जाती है, और ये 18 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद अपने को पता रखना है यहाँ का तापमान भी, समताप मंडल का जो तापमान वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर नंबर आता है मध्यम मंडल, और उसके बाद आता है अयन मंडल। अयन मंडल के अंदर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं और रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, इसको कहते हैं अयन मंडल। उसके बाद नंबर आता है बाह्य मंडल। इस प्रकार ये 5 मंडल होते हैं। अब हम बात करेंगे स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल के बारे में बात करते हैं, जिसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। भूपटटी का वह कठोर भाग जो पृथ्वी की सतह से लगभग 65 किलोमीटर नीचे होता है। यानी स्थल मंडल किसे कहते हैं? भूपटटी का वह कठोर भाग जो पृथ्वी की सतह से कितना नीचे होता है? लगभग 65 किलोमीटर। कितना होता है? लगभग 65 किलोमीटर नीचे होता है, उसे स्थल मंडल कहलाता है। इस परत की ऊपरी सतह अवसादों का एक आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? इस परत की ऊपरी सतह पर अवसादों का एक आवरण पाया जाता है। स्थल मंडल पर आधार सेल, कौन सी सेल? आधार सेल तथा वनस्पति आवरण के मध्य पतला आवरण महत्वपूर्ण जैविक भट्टी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? जैविक भट्टी की तरह कार्य करता है, जैविक भट्टी की तरह कार्य करता है। क्योंकि अब जैविक भट्टी की तरह कार्य क्यों करता है? क्योंकि मृदा संगठक, मृदा पर्यावरण जहाँ एक तरफ तो जैविक जीवों को आवास प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर पोषक भंडार गृह की तरह कार्य करके पौधों को जल और पोषक तत्व भी ये हमें प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे जल मंडल, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर भी कहा जाता है। तो जल मंडल, जल भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल और सागरीय जल के रूप में पाया जाता है। यानी पानी कहाँ रहता है? जमीन के अंदर भी रहता है। यानी भूपृष्ठीय यानी भूमि के ऊपर, भूमिगत यानी भूमि के नीचे, और सागरों के अंदर जो जल होता है उसको सागरीय जल भी कहते हैं। तो बात करते हैं भूपृष्ठीय जल के बारे में। तो भूपृष्ठीय जल पृथ्वी की बाह्य सतह पर पाए जाने वाला जल भूपृष्ठीय जल कहलाता है, जैसे झील, तालाब, सरिता, हिमद्रवित आदि जल। भूमिगत जल क्या होता है? धरातल के नीचे सुराख या खाली जगहों पर एकत्रित होने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। और भूमिगत जल को भंडारों को एक्वीफर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज है। भूमिगत जल को एक्वीफर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वीफर का मतलब होता है जल भरण निकाय। क्या कहते हैं? जल भरण निकाय, एक्वीफर भी कहते हैं। कार्बोनेट चूना, यानी कि कार्बोनेट चूना पत्थर से भरे जल भंडार को, यानी कि ऐसा जल भंडार जो कार्बोनेट चूना पत्थर से बना हो, उसे कठोर जल भरण निकाय भी, या इंग्लिश में हार्ड एक्वीफर भी उसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जितना भी जल है उसका कुल जल का 97.5% जल महासागरों के अंदर पाया जाता है। 97.5% पानी है वो हमें कहाँ मिलता है? महासागरीय जल के रूप में मिलता है। और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5% जल ही ताजे पानी के रूप में हमें, मतलब ताजे पानी के रूप में विद्यमान है। तो कहना मतलब बहुत कम पानी है
जो ताजे पानी के रूप में विद्यमान है। अब बात करते हैं हम पारिस्थितिकी के बारे में। तो पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो इकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा से मिलकर बना है, ग्रीक या यूनानी भाषा से का शब्द है ये। इकोलॉजी शब्द इकोस, इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इकोस, इकोस का मतलब क्या होता है, आवास। इकोस का मतलब क्या होता है, आवास। दूसरा है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी अध्ययन से मिलकर बना है। अर्थात इकोलॉजी का मतलब होता है सजीव का आवासीय अध्ययन, सजीव का आवासीय अध्ययन, वो इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है, जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम है, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में ये शब्द दिया था। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और ये कहाँ के हैं, ये जर्मनी के हैं। और इन्होंने कब दिया था ये शब्द, ये उन्होंने शब्द दिया था 1866 के अंदर। आगे बात करते हैं हम, तो इकोसिस्टम शब्द, वो तो इकोलॉजी था, ये है इकोसिस्टम शब्द। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक है रॉय क्लोफॉर्म, रॉय क्लोफॉर्म ने दिया था 1930 के अंदर। रॉय क्लोफॉर्म ने कौन सा शब्द दिया था, इकोसिस्टम। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली जितनी भी समष्टियां हैं उनको जैविक समुदाय कहा जाता है। तो वहीं रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग टेंसले नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले प्रयोग किया था टेंसले महोदय ने किया था। अब आगे बात करते हैं अमेरिकी पारिस्थितिकीविद। एक अमेरिका के एक बहुत बड़े पारिस्थितिकीविद है जिनका नाम है फ्रेडरिक क्लीमेंट। क्या नाम है, अमेरिकी पारिस्थितिकीविद का नाम है फ्रेडरिक क्लीमेंट। इन्होंने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा। इन्होंने परिस्थिति को कौन सा विज्ञान कहा, समुदाय का विज्ञान इन्होंने कहा। जबकि चार्ल्स एल्टन, क्या नाम इनका, चार्ल्स एल्टन ने इसे वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास कहा है। वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया था। ध्यान रहे, पारिस्थितिकी पितामह किसे कहा जाता है, H.G. रिटर को कहा जाता है। पारिस्थितिकी पितामह किसको कहा जाता है, H.G. रिटर को कहा जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। और पारिस्थितिकी का पितामह H.G. रिटर को कहा जाता है। जीव तथा पर्यावरण परस्पर अंतःक्रियाशील, अन्योन्य आश्रित और परस्पर संबंधित होते हैं, जिनका अध्ययन हम इकोलॉजी में किया जाता है। तो एक जीव और पर्यावरण के बीच ये इकोलॉजी बना है, इनके बीच में अंतःक्रिया होती है। आगे बात करते हैं हम एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है E.P. ओडम। क्या नाम है, E.P. ओडम। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। हम पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य का अध्ययन करते हैं, उसको इकोलॉजी कहते हैं। ये बात E.P. ओडम ने कही थी। संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। क्वेश्चन पूछा जाता है जैविक घटक
और अजैविक घटक मिलने से कौन सा तंत्र बनता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। और जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला घटक का नाम है उत्पादक, यानी कि इनके द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है। उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। तो वहीं उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। उपभोक्ता के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया या मोर आदि। ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता के अंदर इसमें वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। इसके बाद नंबर आता है अपघटक। इसमें मुख्य रूप से कवक और जीवाणु आते हैं। अपघटक किसको कहते हैं? अपघटक हम केवल कवक और जीवाणु को कहते हैं। तो वहीं ये मृत उत्पादक उपभोक्ता का अपघटन करके उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अजैविक घटक निम्न प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा है जलवायवीय कारक, यानी कि जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा, खनिज तत्व आदि। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली के 2 महत्वपूर्ण आधार होते हैं। कितने महत्वपूर्ण आधार होते हैं? 2 महत्वपूर्ण आधार होते हैं। पहला है ऊर्जा प्रवाह और दूसरा है खनिजों का चक्रीकरण। पहला है ऊर्जा प्रवाह, दूसरा है खनिजों का चक्रीकरण। खनिजों के चक्रीकरण को साइबरनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबरनेटिक्स भी इसको कहा जाता है। तो वहीं इन सभी प्रक्रमों को मिलाकर इसे पारिस्थितिकी तंत्र गतिकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पारिस्थितिकी तंत्र गतिकी कहा जाता है। भोजन के भक्ष्य की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तथा एल्टन, नाम याद रखना है, एल्टन नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1927 के इनके अनुसार प्रकृति में प्राय एक भोजन श्रृंखला लगभग 5 से 6 अधिक कड़ियाँ नहीं होती है। इन्होंने कहा था 5 या 6 से अधिक कड़ियाँ नहीं होती है। तो वही इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोष रचना कहते हैं। प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? पोष रचना कहते हैं, जिसमें एक निश्चित भोजन स्तर पोष स्तर होता है तथा इस श्रृंखला के एक किनारे पर उत्पादक यानी होते हैं हरे पौधे तथा दूसरे किनारे पे होते हैं अपघटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला के बारे में देखते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। स्थल के ऊपर घास होती है। घास को हिरण, भेड़, भैंस, बकरी, गाय खाते हैं, जो कि शाकाहारी है। इन्हें शेर या मनुष्य कहा जाता है, जिसे मांसाहारी कहा जाता है। अब जल के अंदर प्लवक शैवाल भी पाए जाते हैं। इन्हें प्लवक प्राणी या शाकाहारी कहते हैं। और शाकाहारी को मछली खाते हैं, ये भी शाकाहारी। और मछली को एक और दूसरी मछली खा जाती है जो मांसाहारी है। इनको एक मतलब मगर या घड़ियाल खा जाते हैं, जो कि क्या है? मांसाहारी है। आगे बात करते हैं। ऊर्जा एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में जाती है। ऊर्जा है वो एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर पर जाती है। उसमें लगभग 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय होकर वातावरण में लुप्त हो जाती है और शेष 10% ऊर्जा ही स्तर को प्राप्त होती है। तो वहीं इसे पारिस्थितिकी तंत्र का 10% का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10% का नियम भी कहा जाता है। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी भोजन क्रम में जुड़कर अत्यधिक जटिल रूप में गुंथी रहकर एक जटिल ऊर्जा पथ बनाती हैं। अतः इन सभी भोजन श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तर पर जीवित खाद्य पदार्थ की मात्रा को स्थित शस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थित शस्य कहा जाता है।
तो वहीं इस स्थित सस्य को जब भार के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे जीव भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जीव भार कहा जाता है। प्रकृति में मुख्य रूप से दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है शाकवर्ती भोजन श्रृंखला और दूसरी होती है अपरदी भोजन श्रृंखला। पहले है शाकवर्ती भोजन श्रृंखला, दूसरी है अपवर्ती भोजन श्रृंखला। शाकवर्ती भोजन श्रृंखला को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है परभक्षी श्रृंखला। क्या नाम है? परभक्षी श्रृंखला और दूसरी है परजीवी श्रृंखला। परभक्षी श्रृंखला और परजीवी श्रृंखला। परभक्षी श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होकर छोटे तंतुओं में होती बड़े जंतुओं में जाती है, जैसे कि सूर्य से पादप पक्षी से केंचुआ, केंचुए से मुर्गी, मुर्गी से मनुष्य और सूर्य से डाइटम, डाइटम से जल पक्षिका, जल पक्षिका से छोटी मछली, छोटी मछली से जाती है बड़ी मछली के अंदर। परजीवी श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होकर, परजीवी श्रृंखला है वो पौधों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों में होती हुई छोटे जीवों में जाती है। सूर्य से उसमें जाती है घास में, घास से जाती है हिरण में, हिरण से जाती है शेर में और शेर से जाती है जू में। अपरदी भोजन श्रृंखला को मृत जीवों से प्राप्त करने के लिए कारण, मतलब ये अपरदी भोजन श्रृंखला किससे प्राप्त होती है? मृत जीवों से प्राप्त होती है। इस कारण इसको मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी इसे कहा जाता है। तो मृत कार्बनिक पदार्थ इसमें क्या होता है? केंचुआ, केंचुए को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चिड़िया खा जाती है। मृत कार्बनिक पदार्थ यानी घोंगा है वो श्रू को खाता है और श्रू उल्लू को खा जाता है, मतलब श्रू को उल्लू खा जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थ श्वेत चिंटा है, श्वेत चिंटा चिंटा खाने वाला जीव इसे खा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक स्तूप तीन प्रकार के होते हैं। स्तूप है, ये ध्यान रखना, तंत्र नहीं स्तूप है। जीवों की संख्या के स्तूप, जीवों की संख्या के आधार पर स्तूप बनाए जाते हैं। जीवों के भार के आधार पर स्तूप बनाए जाते हैं और उनकी ऊर्जा के आधार पर स्तूप बनाए जाते हैं। यानी संख्या, भार और ऊर्जा के रूप में स्तूप बनाए जाते हैं। तो वहीं इकोसिस्टम में जीव ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि इकोसिस्टम में जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बम्ब कैलोरीमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? बम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र या जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले कुछ मुख्य चक्र हैं। जैसे पहला है नाइट्रोजन चक्र। इसके 5 प्रमुख चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का स्वांगीकरण होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का अम्लीकरण होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण होता है। उसके बाद विनाइट्रीकरण होता है। पहला स्टेप क्या है? यौगिकीकरण। दूसरा है स्वांगीकरण, फिर अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। कार्बन चक्र में क्या होता है? इसके अलावा कार्बन चक्र भी होता है, ऑक्सीजन चक्र भी होता है, हाइड्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और जल चक्र। ये विभिन्न प्रकार के चक्र इसमें पाए जाते हैं। तो भारत में विश्व के कुल पुष्प पादपों की लगभग 6 से 7% प्रजातियां ही इसमें पाई जाती हैं। 6 से 7% प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय एवं शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और जहाँ तहाँ वृक्ष भी थोड़े पाए जाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।